हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम गर्ग। ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th एनसीईआरटी का। वैसे तो सारे एनसीईआरटी के सारी जितनी बुक्स होती है 12th में आता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने सभी ने सुना होगा, चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसने भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है आज वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या पूछता है, बिल्कुल एक एक चीज बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, डायरेक्शंस के साथ, वैल्यूज के साथ। चलो करते हैं। पहले तो मतलब मेरे पढ़ने का तरीका है कि थोड़ा सा बर्ड आई व्यू देखा जाए, मतलब चीजों को ये देखा जाए कि आ क्या कह रहा है। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है चार्ज क्या होता है, और जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल आजकल क्या बल्कि हमारे जमाने में भी होता था, ये प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एमसीक्यूज में या शॉर्ट टाइप में। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें पढ़ाया नहीं। अरे प्रॉपर्टीज सब चीजों की पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्यों नहीं समझो, मतलब क्यों नहीं आएगा, आपको आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अभी मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम था, उनमें एमसीक्यूज में काफी क्वेश्चन लगे इन्हीं प्रॉपर्टीज से। तो चलो पढ़ते हैं। एक तो चार्ज है उनकी प्रॉपर्टी, उसके बाद चार्ज होगा तो फोर्स भी होगा उसकी प्रॉपर्टी, फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इंटेंसिटी। इसके बाद डाइपोल भी होगा, ये होगा तो फिर गॉस लॉ भी आएगा। ये आपको ओवरऑल पढ़ना है पहले चैप्टर में। हाँ, अब आप कहेंगे कि डेरिवेशन कौन करेगा, तो डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आते हैं। लॉन्ग कंडक्टर वायर है तो क्या होगा, रिंग है तो क्या होगा, देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। चलो चार्ज पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चार्ज सबको पता है क्यों होता है, हिंदी में इसको आवेश बोलते हैं। ठीक, क्यों मतलब क्या है कि किसी वायर में या किसी कंडक्टर में या किसी भी एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन को कहते हैं चार्ज। क्यों इज इक्वल टू आपने सभी ने पढ़ा हुआ एनई, और ये आईटी भी होता है। ठीक है, आई क्या है करंट, टी क्या है टाइम। ओके, अब आप कहोगे कि अच्छा चार्ज की फिर प्रॉपर्टीज, देखो क्वेश्चन कहां से बनता है वो मैं आपको बताता हूं। आप लिखोगे चार्ज कैन नॉट बी डेसिमलाइज्ड, लिख लो प्रॉपर्टीज, चार्ज कैन नॉट बी डेसिमलाइज्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चार्ज कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। जैसे कोई कहने लगे 1.2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मींस ऑफ 1.2 इलेक्ट्रॉन, नॉट एट ऑल। तो इसका मतलब आप समझना, एक क्वेश्चन आया था अभी मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम में, एक मिनट देना। तो उन्होंने पूछा था 5.48 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखो क्या ये 1.6 का गुणज है, मल्टीपल है, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो 5.1 को 1.6 से। ये नहीं हो पाएगा पूरा पूरा डिवाइड, तो पूरा पूरा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन यहीं पे आ जाता क्या 6.4 इंटू 10⁻19 गुणज है, आपको बिल्कुल है सर, ये 1.6 इंटू 10⁻19 का 4 गुना है। 4 गुना मतलब पूरा पूरा है, तो ये है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी रहेगी इट कैन नॉट बी डेसिमलाइज्ड। उसके बाद आप लिख सकते हैं इट कैन बी ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, देखो पहला तो डेसिमलाइज्ड, दूसरा पॉइंट मैंने कहा इट कैन बी ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है इधर से उधर। तीसरा आप कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता, कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा चार्ज किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद ये ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल है, मैंने बता दिया स्केलर क्वांटिटी है। और ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये चौथी क्वांटिटी लिख लेना कि अगर लाइक चार्जेस हैं प्लस प्लस तो ये रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ये लिख लेना। इसके बाद चार्ज खत्म हो चुका है आपका, चार्ज के बाद हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रिक फोर्स। इनमें से आप हटा रहा हूं, अब एक एक करके हेडिंग डलवाऊंगा आपकी, और अच्छे से तो प्यारे से नोट्स बनाते रहना। मैं चाहता हूं एग्जाम में आप सब टॉप करो, जितनी भी मेरी वीडियो देखो। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में आप पढ़ोगे कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। ये होता क्या है, ये बोलता है कि जो फोर्स होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में, देखो दो चार्ज होंगे तो वहां पे फोर्स जरूर लगेगा, चाहे वो रिपेलिंग फोर्स हो या अट्रैक्टिंग फोर्स हो। तो अगर मान लो कोई भी फोर्स है, डजंट मैटर, बट फोर्स जरूर लगेगा। तो वो उन दो चार्जों के मल्टीपल के प्रोपोर्शन होता है। अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो आप 12th क्लास में आ गए तो मैं एक्सपेक्टेशन ये लेके चल रहा हूं कि आपको पता जरूर होगा। चलो फिर भी बता देता हूं, प्रोपोर्शन का मतलब ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब ये बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये जो फोर्स होता है ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो दो चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये अट्रैक्ट होंगे, तो इन दो के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा।
मान लो इसके सेंटर से इसके बीच की दूरी सेंटर की r है, तो फॉर्मूला ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक, चलो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे कुछ बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये K है हमारा एक कांस्टेंट जिसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने ये भी सुना होगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और वो इसका फॉर्म वो यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगी न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, सॉरी देखना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। चल अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? कुछ बंदे कहेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है? अभी तो एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करेगा आपका मीडियम पे, किस मीडियम में आप ले रहे हो। तो हम जब हवा में लेते हैं ना तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो हम उस पर इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना डिटेल में पूछता नहीं है, वरना अदरवाइज अगर आप कहोगे तो मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, थोड़ा पढ़ना रह जाएगा जो मेन पॉइंट है, क्योंकि आज मेरा मकसद आपका मेन पॉइंट करा लूं। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई पूछने लगे एक पॉइंट और लिख लेना, कूलम्ब का जो लॉ है ना, ये इसमें लिखना आप कूलम्ब लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इसको लिख लो, कूलम्ब लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, चलो यूनिट मैंने करा दी, के मैंने बता दिया है। अब डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हटा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये तो आपको पता ही है, अगर प्लस माइनस के बीच में है तो अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा, और प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच में रिपेलिंग फोर्स लगेगा। तो पहला तो आप ये कर देना। उसके बाद आप कहना ये फोर्स ऐसा नहीं चला जाता, ये फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब ये कंजर्व रहेगा, कहीं भगेगा नहीं। फिर आप इसमें लिख सकते हो ये कंजर्वेटिव तो है ही, फिर आप कह दोगे कि ये सेंट्रल पे लगेगा। सेंट्रल मतलब ऐसे देखो, ये चार्ज है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर चार्ज का, तो सेंटर टू सेंटर लगता है। ठीक, तो कहते हैं ना फोर्स इज सेंट्रेबल। ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंट्रल लिख दो इसको बस, सेंट्रल, फोर्स इज सेंट्रल। चलो अगला आप कह सकते हैं मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स। आपको भी मैंने बताया मीडियम पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन मीडियम। चलो मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा आप किस मीडियम में फोर्स निकाल लो। हवा में अलग चार्ज मतलब फोर्स आएगा, पानी में निकालोगे दो चार्जों के बीच में अलग आएगा, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। चलो फिर आप कह सकते हो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सेकंड स्ट्रॉन्ग मतलब दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में सेकंड होगा ये। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं चाहिए। फिर आप पूछोगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, तो सर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है न्यूक्लियर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है दूसरे नंबर पे ये। चलो अगला आप लिख सकते हो कि भाई ये एक्स रिएक्शन में काम करता है, तो आप लिख ही लोगे। इसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि देखो अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, स्क्वायर आ रहा था डिस्टेंस का, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी आप लिख लेना। इसके बाद अब फोर्स आपका हो गया, अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक। लेकिन चलो अगली हेडिंग से पहले सोच रहा हूं एक आपको क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर मान के चलो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और मुझे यहां पे निकालना है, और यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू की वजह से ये भागेगा नहीं। मतलब क्वेश्चन है कि ये तीन ऐसे सिस्टम है, ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर सिस्टम है, तो बताओ यहां पे ए पॉइंट पे क्या होगा फाइनल। तो आप डायरेक्शन देखना पहले, ये ऐसे भागेगा नहीं, इस तरफ रिपेल होगा प्लस प्लस से, तो इस तरफ आ जाएगा F1 मान लो, इससे अट्रैक्ट होगा तो ऐसा आ जाएगा F2, समझ रहे हो आप। तो अगर ये थीटा होगा तो अब आप देखना ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, समझ रहे हो आप। इधर F1 sin थीटा, F2 sin थीटा। आप कहोगे चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा से बताता हूं। ये सिस्टम है प्लस क्यू माइनस क्यू। ए पॉइंट पे पूछा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखो इस प्लस की वजह से रिपेल होगा, दूर भागेगा, और इस माइनस की वजह से पास आएगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर इस बी की वजह से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए पर बी की वजह से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए पर सी की वजह से, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखना साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है ना वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, सिर्फ कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो आप F1 तो वैल्यू निकाल ही रहे हो, दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई इन दोनों की दूरी। ठीक है, ये दूरी दी हुई होगी कुछ L करके, कुछ नहीं समझे। F1 आप कैसे निकालोगे, दोनों चार्जेस के
Q1 अपॉन R स्क्वायर या L स्क्वायर जो भी है। ऐसे F2 निकाल लो कि थीटा दिया हुआ होगा तो मतलब कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल भी हो गया है। हालांकि आप कहोगे ना तो इस कमेंट में मुझे बता देना, मैं एक मतलब 2-4 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल कंसेप्ट बताने वाला हूँ। चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और गॉस लॉ क्या होता है। चलो अब हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप कहोगे कि ये, अब देखना जरा, मतलब आप रियल लाइफ में इसको फील करना। मान लो यहां पे चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू और ये आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पे फोर्स लग रहा है कि इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई, जैसे आप देखो ना 11,000 वाली लाइन जो होती है, कभी कभी क्या होता है उसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इंसान वहां पे भी, या इंसान या कोई पशु पक्षी एकदम ठुक जाता है, मतलब वहां पे कुछ फील्ड जनरेट हुआ है तो इसके आसपास एक फील्ड जनरेट होगा, तो ऐसे होता है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, देखो आप ध्यान से देखना, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज में आप लिखोगे इट इज द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज है विच इज टेस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, देखो आप समझना है, मान लो सोर्स है, कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमें कैसे पता पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, ये यहां तक है, या अंदर तक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक चार्ज लेके आएंगे, ठीक है, और जहां पे भी ये पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा मतलब जहां पे भी ये फील करना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज मतलब ये जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम टेस्ट करने के लिए लाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू। एफ आपको पता ही है, मान लो दो चार्जों की वजह से हो रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो टेस्ट चार्ज हम लाते हैं हमेशा पॉजिटिव, ही ध्यान रखना पॉजिटिव रहता है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके काम में आने वाला है, पॉजिटिव वाली चीजें बार बार बता रहा हूं, उससे आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प होगी। तो ये फॉर्मूला होता है ई का, मैं लिख भी देता हूं, कभी कुछ बच्चे कहें कि ई का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वैसे ये भी होता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम इसकी होती है यूनिट, न्यूटन अपॉन कूलाम, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल देखो इस तरीके से बन सकते हैं, मान के चलो यहां पे कोई चार्ज है क्यू, यहां पे भी चार्ज है माइनस क्यू। अब वो पूछ रहा है यहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखना। ये मान लो ये है 5 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक। अब ध्यान से देखना जो भी मैं कह रहा हूं, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आया था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या क्यू क्या था, जो सोर्स चार्ज था। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से प्लस क्यू है। तो मैंने पहले भी कहा था जो भी हम टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज हम वहां पे लेते हैं जहां पे भी निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप इसको फील करना, बस आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप ऐसे सोचो कि मैंने टेस्ट चार्ज यहां पे ले लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा रिपेल, बताइए अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा सर। तो आप मतलब लिखना मत एग्जाम में, आप सोचना कि यहां पे मैं निकाल रहा हूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब टेस्ट चार्ज मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया होगा, तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगा नहीं, रिपेल करेगा। इसका मतलब इस क्यू की वजह से, ये भी है मान लो इसी पॉइंट है, इस क्यू की वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, समझ पा रहे हो, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब चलो बी की बात कर लेते हैं, तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये माइनस क्यू है, और हम यहां पे लेके चलेंगे प्लस क्यू, सी पर टेस्ट चार्ज तो प्लस ही लेते हैं, तो अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, आपको सर रिपेल करेगा, तो इसका मतलब इस तरफ आएगा, यानी यहां पर आएगा ऐसे ई बी। तो आपको दिख पा रहा है कुछ कि ई तो आ रहा है लेफ्ट में, ई बी आ रहा है राइट में, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा ई ए माइनस ई बी, ये माइनस ई बी। अब ये तो अब के तो कांस्टेंट ही होता है सबके लिए, ठीक है। अब क्यू क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से आ रहा है क्यू, आर क्या हो जाएगा, इसकी इससे डिस्टेंस 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब सेम ऐसे ही के क्यू, इस क्यू की वजह से अपॉन आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो मतलब न्यूमेरिकल भी कर सकते हो ना आप, आई थिंक आप कर सकते हो, तो बस अब तो इसको सॉल्व कर लेना। क्यू की वैल्यू दोगी, के की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁹ न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर, वो तो होती है यूनिट, आप ये रख लेना, कर लेंगे। ठीक, तो अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की। मैं हटा रहा हूं इसको। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पढ़ लेते हो और मुझे ऐसे क्यों लगता है पता नहीं, आप बहुत सारी चीजें बस ठीक है मतलब कर ली, सुन ली कहीं से कैसे भी, बट मैं चाहता हूं उसको फील करो, रियल लाइफ से फील करो, एग्जाम्पल से फील करो, आसपास से फील करो, बट करो फील, जब मजा आने वाला मतलब आप उसको अंदर उतारो सब्जेक्ट को। कैसे कह रहा हूं देखो, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना बाहर की तरफ निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? तो आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके पास अगर कुछ है तभी तो आप बांटोगे, पैसा है या कोई खाना है तभी तो आप बाहर की तरफ निकलोगे कि चलो भी बांट के आते हैं। नहीं है तो आप क्या करोगे, मान लो माइनस में हो तो आप लोगे उधर, तो अंदर की तरफ आती है। तो यानी अगर कहीं प्लस है और कहीं माइनस है तो देखो ये प्लस से बाहर की तरफ जाएंगी इधर और इसके अंदर घुस रही होंगी। आप समझ पा रहे होगे शायद, आप ऐसे देखो इसमें कहीं से आ रही होंगी, समझ आई? ऐसे डायग्राम बनते हैं सर, घबराना नहीं होता एकदम कि बस घबरा लिया, घबराने से काम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज बताओ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो लिख लो, कोई भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ कहोगे इंग्लिश में बताओ, लिख लो, पहला लिखना नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा लिखना फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। मान के चलो ये कंडक्टर है कोई, इसमें मतलब आपको करंट बहना, तो जो फील्ड लाइन होगी हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी, डेरिवेशन करेंगे, गॉस लॉ वगैरह सभी करते हैं, देख लेना आप। तो फील्ड लाइन कैन नॉट कट ईच अदर, मतलब नो टू लाइंस कट ईच अदर। दूसरा मैंने लिखवाया कि फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। तीसरा आप लिख लेना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा लाइनें बढ़ती जाएंगी। तो आप फील भी कर सकते हो, ज्यादा चार्ज ज्यादा लाइनें, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। इसके बाद आप लिख सकते हो कि बस कुछ है नहीं, चलो हेडिंग डालना, वैसे तो छोटी छोटी बातें रह रही हैं वो मैं लिखवा नहीं रहा। अब देखो दो तरह का हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म हुआ तो देखो लाइनें ऐसी बनेंगी पैरेलल एकदम, समझ पा रहे हो, इनके बीच में गैप सेम होगा, एकदम लीनियर लाइन बनेंगे वो भी पैरेलल। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो कुछ ऐसे बनेंगी, आप देखना यहां पे गैप कम है, यहां पे गैप ज्यादा, और वो भी कर्व बनेगी, कर्व। तो ये क्वेश्चन एक मेरे स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी लीनियर एंड कर्व्ड बोथ, ट्रू और फॉल्स, मतलब तो ये ट्रू है, दोनों हो सकते। ठीक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हो गई। अगर कोई मान लो वायर है तो उसके लिए निकल के आता है E इक्वल टू K लैम्डा अपॉन R। अब कुछ मतलब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये लैम्डा लैम्डा हमें समझ में नहीं आता, आप हमें समझा दो या तो लैम्डा होता है चार्ज की डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब कितने एरिया में या कितनी वायर में या कितनी वॉल्यूम में कितना चार्ज फैला हुआ है, उसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। भी तीन तरह की होती है। तीन तरह की कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, एक मिनट देना मेरे को बस। आप चल रहा है नहीं, चल रहा, ठीक है, अब बताता हूं। देखो ये हटा दो सब, आप कहोगे मतलब मैं बताऊंगा कि मैं क्या समझाता। हाँ, जो चार्ज डेंसिटी जो है ना, आप इसको डेफिनेशन लिखोगे, आप कहोगे इन हाउ मच एरिया और वॉल्यूम हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। ये तीन तरह की होती है। अगर मान लो लीनियर में फैले हुए हैं किसी वन डायमेंशन में, वन डी तो समझते हो ना, किसी एक ही डायमेंशन में, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा हो जाएगा कितना चार्ज फैला हुआ, कितनी लेंथ में फैला हुआ है, खाली एक ही तो डायमेंशन होती है बस, वन डी की लेंथ। अगर ये 2D में यानी प्लेन में है ऐसे, तो कितना चार्ज फैला हुआ है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कितना चार्ज फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है, भाई 2D का तो एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर कोई 3D है इस तरीके से, तो आप कहोगे कितने एरिया में कितने वॉल्यूम में फैला हुआ, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम में। तो चार्ज डेंसिटी होती है। प्लीज इसको आप लिख लीजिए कि लीनियर इसे बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी से बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इनकी भी आप डेफिनेशन मान सकते हो, चार्ज प्रेजेंट इन पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो ये आपने कर दिया होगा। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, वरना ये आपको अंडर एस्टिमेट कर देगा। इलेक्ट्रिक डायपोल ये होता क्या है सर?
तो अब सेम चार्ज है, मान लो प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, सेम चार्ज है क्यू और क्यू बट अपोजिट है, तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट एट ए स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, मैं 2a बोलता हूं इसको। 2a क्यों बोलता हूं? क्योंकि बीच में जब हम निकालते हैं तो a और a में बांट सकते हैं ना, a/2 अच्छा नहीं लगता है ना। तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट एट ए स्मॉल डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला था वो था q इंटू 2a, यानी ये कोई भी चार्ज उठा लो, दोनों क्यू है और मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस, जो स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसको हम बोलते हैं p से, ठीक है। p इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी, देखो q मतलब कूलाम और a मतलब मीटर, कूलाम मीटर होती है इसकी यूनिट, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है इसकी एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक आता है इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे, यानी कि इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। एक्सियल यानी ये वाली और परपेंडिकुलर नहीं ये वाली। तो एक तो यानी इसी डायरेक्शन में हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, याद है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, कहीं पे भी देख लेते हैं, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, ई ए माइनस ई बी। तो ये मान लो ए है, ये बी है, तो ई ए की वजह से क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन, और मान के चलो आप हमेशा सेंटर पे से निकालते हो, उस सेंटर से डिस्टेंस है एक्स, ठीक। तो ए की वजह से क्या हो जाएगा, ए की वजह से हो जाएगा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए कैसे, ये एक्स है और ये ए, तो एक्स माइनस ए नहीं हो गया इसके सेंटर से, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई बी क्या हो जाएगा, एक्स यहां तक है, ए यहां तक है, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से आप के क्यू ले लोगे कॉमन, बचेगा क्या, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बचा। मतलब मैंने एलसीएम ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई सीखी होगी आपने ना। तो के की तो बाहर है ही, अंदर आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा 2x, तो बचेगा 2ax, और नीचे बचेगा a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको मैंने सिखाया था 2a और q मिलके क्या बनाते थे, p, तो आ जाएगा ये के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर भी मैंने आपको सिखाया था थीटा वाली पोजीशन, ठीक है। तो हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो उसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा। फिलहाल अभी ये देख लीजिए कि भाई डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स देख लो। फ्लक्स होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, इसे 5 से डिनोट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं इसको सबको हटा देता हूं वरना आपको मैशअप कर दिया सर ने। समझ में आ रहा है भी नहीं आ रहा, बता दीजिएगा कमेंट करके अगर कोई चीज समझ नहीं हो। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल पा रही है पर यूनिट एरिया में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया में कितनी निकल पा रही है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में होता है, ई डॉट ए बोलते हैं। आप कहोगे डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जब भी हम कभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे निकालेंगे हम कॉस थीटा। और आपको एक चीज जरूर पता होगी, कॉस थीटा अगर 90 हो जाए, मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी 90 डिग्री पे ये फाई क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि थीटा 90 पे कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसको लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू एरिया देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। चलो अब अगला मेन हेडिंग डालना गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि जितना भी, आप इसको लिख लो, गॉस लॉ को मैं लिखवा देता हूं चलो इसकी, क्योंकि ये 100% इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। तो इसमें लिखिएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो यानी फाई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेन फॉर्मूला है गॉस का। इस पे हालांकि न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे कि एक न्यूमेरिकल आता है कि भाई फाई बराबर ई डॉट डीएस, ये पता ही होगा आपको, ठीक है। तो फाई तो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, डीएस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू निकल कर आ जाती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो कितनी अच्छी तरीके से वेरीफाई हुआ है। और आपने ये सुनी लिया होगा कि अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, ये टोटल आ जाएगा 2 पाई, अगर यहां पे सिलेंडर बन रहा है तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एल, एक मिनट, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यहां पे ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, ठीक है।
और आपको मैंने सिखाया था, मैंने मिटा दिया है, क्यू अपॉन एल क्या होता है, लीनियर डेंसिटी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। ठीक है, इसको उतार लो, ये इंपोर्टेंट है। जब कोई कंडक्टर होता है ना, ये आता है एग्जाम में, कंडक्टर में से कोई करंट बह रहा होता है तो उसके चारों तरफ हम ऐसे गॉस लॉ से निकाल पाते हैं। ये परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर के लिए फ्लक्स जीरो हो जाता है, और ये पैरेलल है, इसके लिए निकल जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को इतना रखते हैं, प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।